नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम का निरस्त होना संसदीय संप्रभुता के साथ एक गंभीर समझौता और जनादेश का अपमान। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, 2025 तक यूरिया की उपलब्धता में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी और प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच ठंड का असर बरकरार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि वर्ष 2015 में उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम का निरस्त होना संसदीय संप्रभुता के साथ एक गंभीर समझौता और जनादेश का अपमान था। श्री धनखड़ ने कहा कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का अपने दायरे में ही रहकर कार्य करना लोकतंत्र के हित में है। उन्होंने कहा कि जब ये तीनों अंग अपने दायरे में रहकर अपना काम करते हैं तभी लोकतंत्र फलता फूलता है। श्री धनखड़ ने कहा कि इन तीनों में से कोई भी अंग अगर अपनी सीमा से इतर जाकर दूसरे के कार्यक्षेत्र में प्रवेश करता है तो इससे शासन में अव्यवस्था पैदा होती है। श्री धनखड़ कल से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा के सभापति का पद ग्रहण करने के बाद राज्यसभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि राज्यसभा के नए सभापति जगदीप धनखड़ के नेतृत्व में सदन नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि 2025 तक यूरिया की उपलब्धता में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। कल नई दिल्ली में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में उर्वरक काफी महत्वपूर्ण है। श्री मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार ने कई सुधार किए हैं और ये सुनिश्चित किया है कि किसानों को किफायती मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया अभी उर्वरकों की बढ़ती कीमतों और इसकी उपलब्धता की गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। वहीं केंद्र सरकार ने कोविड महामारी से पहले 2019-2020 की उर्वरक सब्सिडी राशि $10 अरब से बढ़ाकर इस साल लगभग $27 अरब कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में G20 में रिजर्व बैंक की भूमिका को स्पष्ट करते हुए बताया कि इसमें 2 तरीकों से काम किया जाएगा, एक फाइनेंस ट्रैक और दूसरा शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक में बैंक डिजिटल भुगतान और बैंकिंग सेवाओं पर चर्चा करेगा और शेरपा ट्रैक में कई अन्य मुद्दों पर विचार किया जाएगा। इनमें जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी शामिल है। उन्होंने कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत को विश्व में बड़ी भूमिका निभाने का एक अवसर है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन कार्ड पंजीकृत करा के देश में कहीं भी अपने कोटे का खाद्यान्न प्राप्त करने के 93 करोड़ से अधिक लेन देन हुए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इसमें लाभार्थी अपने राशन कार्ड से देश में कहीं भी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। ये योजना उनके लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो अस्थायी रोजगार की तलाश में अपना निवास स्थान बदलते रहते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतगणना की जा रही है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गणना हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतगणना शुरू होने के बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए हैं। कुल 2 कमरों में 20 टेबलें लगाई गई है, जिस पर यह मतगणना शुरू हुई है। इसके अलावा पर्यवेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी सहित अलग अलग डेस्क लगाई गई है, जिस पर पैनी नजर रखते हुए मतगणना करवाई जा रही है। कुल 15 राउंड होंगे। 10 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। मतगणना को लेकर भारी उत्साह बना हुआ है। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। गौरतलब है कि सरदार शहर सीट पर उपचुनाव के तहत 5 दिसंबर को मतदान हुआ था। इस दौरान 72% से ज्यादा वोट डाले गए थे। विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। उधर गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना भी आज शुरू हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज कोटा जिले के अनंतपुरा से रवाना हुई। श्री गांधी ने इस दौरान भारत जोड़ो सेतु पर पेंटिंग कर एकता का संदेश दिया। उन्होंने विद्यार्थियों से मुलाकात भी की। यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड अगले वित्त वर्ष में प्रदेश में 25,000 करोड़ के लोन वितरित करेगा। नाबार्ड की ओर से आज इसके लिए राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। संगोष्ठी में पिछले वर्ष और चालू वर्ष में नाबार्ड द्वारा की गई पहलों और अगले वित्तीय वर्ष के अनुमानों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन राज्य सरकार की मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में होगा। इस संगोष्ठी में राज्य सरकार के कृषि और सहकारिता विभाग के उच्च अधिकारियों के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। संगोष्ठी में वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए नाबार्ड द्वारा तैयार किए गए स्टेट फोकस पेपर को भी जारी किया जाएगा। करौली जिले के हिंडौन सिटी में दूषित पानी पीने से बीमार हुए 70 नए मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जलदाय विभाग की ओर से लीकेज पाइपलाइनों की मरम्मत करवाई जा रही है। क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति टैंकरों से की जा रही है। गौरतलब है कि हिंडौन सिटी में दूषित पानी पीने से करीब 200 लोग बीमार हो गए थे और 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के मामले में पुलिस ने बीकानेर से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीकर के पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि इन आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच सर्दी का असर बरकरार है। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में आज न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। आज सुबह वहां 3.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। भरतपुर में न्यूनतम तापमान में लगातार कमी आने से सर्दी का असर बढ़ता जा रहा है। वहां जनजीवन सर्दी से प्रभावित हो रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भरतपुर में सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यूनतम तापमान में भी कमी आ रही है और पारा गिर रहा है, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। सुबह के समय कोहरा भी छाने लगा है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर में रात का तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेने लगे हैं। आमजन के साथ साथ पशु पक्षी भी सर्दी की वजह से व्याकुल होते दिखाई दे रहे हैं। ठंड का असर दोपहर बाद कुछ हद तक कम हो जाता है। जब धूप निकल आती है तो लोग राहत महसूस करते हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में तापमान में और भी कमी आएगी और सर्दी का असर बढ़ जाएगा। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। प्रदेश में डाक से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए 28 दिसंबर को डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा। पोस्टमास्टर जनरल जयपुर, अजमेर और जोधपुर कार्यालय में ये अदालतें लगेंगी। डाक सेवाओं के संबंध में शिकायतकर्ता अपना पूर्ण विवरण लिखकर संबंधित पोस्टमास्टर जनरल को इस महीने की 21 तारीख तक शिकायतें भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम का निरस्त होना संसदीय संप्रभुता के साथ एक गंभीर समझौता और जनादेश का अपमान है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 2025 तक यूरिया की उपलब्धता में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है
और प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच ठंड का असर बरकरार है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।